कैसे हो साथियों? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और क्लासों का आनंद ले रहे होंगे। दिनों दिन आपके सामने जो ज्योग्राफी क्लास है और भी अनेक कई प्लेटफॉर्म है जिनके ऊपर भी क्या है अनेकों क्लास आपके लिए लेके आ रहे होंगे लोग। मेरे अन्य मित्रगण हैं जो भी क्या है इस कोरोना दौर के अंदर आपके साथ जुड़े होंगे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो अपनी क्लासें चल रही थी भारतीय भूगोल की क्लासों में हम भारत की नदियां पढ़ रहे थे। और एक क्या है इस सोशल मीडिया के माध्यम से एक मैं कई पोस्ट है इस प्रकार से देख रहा हूँ जिस प्रकार उसको देखने के बाद मैं भी अचंभित हो जाता हूँ कि यार लोगों ने किस प्रकार से इनको मतलब एक मजाकिया सा साबित कर रखा है। एक रिट की वैकेंसी को लेकर बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पता नहीं कितनी बार पोस्ट लोगों ने हकीकत में देखा जाए तो जो लोग पहले 1.5 वर्ष से तैयारी कर रहे थे उन लोगों ने तो इसको रिट की तैयारी करना ही छोड़ दिया। अरे मेरी बात सुनो, पहले आज से ज्यादा नहीं, मैं आज में 10 वर्ष पहले की बात करता हूं। आज से 10 वर्ष पहले अगर कोई भी स्टूडेंट, कोई भी मित्र साथीगण अगर कितने मान लो 6 महीने अगर लगातार कोई तैयारी करता था उसका क्या हो जाता, सिलेक्शन हो जाता था। और उसके मात्र ही कितने वर्ष, 10 वर्ष पहले की बता रहा हूं, लेकिन उसी के कितने 5 वर्ष बाद में जो विद्यार्थी कितना 6 वर्ष तैयारी 6 माह तैयारी करता था उसका सिलेक्शन नहीं होता था। उसको तैयारी कितने समय करनी पड़ती थी, कम से कम 1 वर्ष तक उसे क्या करना पड़ता था, तैयारी करनी पड़ती, तब जाकर उसका क्या होता था, सिलेक्शन होता था। लेकिन मैं अगर बात करूं आज की, कहने का वर्तमान की बात करूं तो वर्तमान के अंदर आपको 1 वर्ष अगर आप तैयारी करते हो तो आपका सिलेक्शन नहीं होता है। कम से कम आपको क्या 2 से गुरुजी कितने 2.5 वर्ष तक अगर आप तैयारी करोगे तब जाकर आपका क्या होगा, सिलेक्शन होगा। क्यों ये डिफरेंस क्यों देखा जा रहा है? डिफरेंस देखा जा रहा है वर्तमान की क्या प्रतिस्पर्धा या फिर कह सकते हो वर्तमान की भीड़ को देखते हुए। अब पहले कंपटीशन कम था, अब कंपटीशन बढ़ चुका है। तो आप ऐसे मत सोचना जो विद्यार्थी 1.5 वर्ष से तैयारी करे वो सोच रहा है मतलब 1.5 वर्ष से तैयारी कर रहा हूं, अब क्या इस प्रकार से अगर डेटे पोस्टपोन होती रही तो मेरा सिलेक्शन कैसे होगा। ध्यान रखना ये आपके लिए एक फायदेमंद ही है कि ऐसे बहुत सारे जो क्योंकि रीट का सिलेबस लंबा चौड़ा बहुत है और इस रीट के सिलेबस के अंदर आप देखोगे कि मैं 3 महीने 4 महीने में तैयारी करके सिलेक्शन करवा लूंगा, नहीं होगा। क्योंकि वर्तमान आपके ऐसे साथीगण बहुत सारे हैं जो 1.5 वर्ष से तैयारी कर रहे हैं, वो भी उम्मीद कर रहे हैं मेरा भी सिलेक्शन होगा। आपका 6 महीने के अंदर कैसे होगा बताओ मुझे, किसी भी हाथ में नहीं होगा। आज से 10 वर्ष पहले रियल लेकिन 6 से 4 में 5 महीने के अंदर हो जाता था, लेकिन वर्तमान के दौर के अंदर देखा जाए तो कम से कम आपको कितने 2.5 वर्ष अगर आपकी लगातार कंटिन्यू तैयारी है तब जाकर आपका क्या होगा, सिलेक्शन होगा। तो ये रेट पोस्टपोन हो रही है, इसका मतलब बहुत सारे लोगों के लिए फायदा हो रहा है जिनकी तैयारी कंटिन्यू जारी है। लेकिन जिन्होंने इस डेट पोस्टपोन के चक्कर में अपनी पढ़ाई छोड़ दी है उनका सिलेक्शन होना ध्यान रखना कठिन हो जाएगा। तो पढ़ाई को आप छोड़ो मत, निरंतर जारी करो। लॉकडाउन में करना के है, सारा गरीब घर पर रहना, 24 घंटा में 5 घंटा ही पढ़ लिया ज्यादा को 5 घंटा पढ़ने के बाद में सिलेक्शन हुआ आराम हूं, कोई दिक्कत को नहीं। जब आदमी 2.5 साल अगर कंटिन्यू लाग रहे तो गुरुजी मार 1.5 साल को नहीं लगे होगा। क्योंकि अभी तक ध्यान रखना रीट है वो दिसंबर से पहले नहीं होगी। कब से? दिसंबर से पहले रीट नहीं होगी, या तो दिसंबर है या फिर 2022 लास्ट। दिसंबर से पहले रीट नहीं होगी किसी भी हालत के अंदर, क्योंकि वर्तमान की स्थिति को देखते हुए रीट का दिसंबर से पहले होने की कोई संभावना ही नहीं है। ये बात तो कान खोल के ही सुन लेना, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि दिसंबर से पहले कैसे करवाएंगे? पहली बात तो विभाग के पास क्या है, समय ही नहीं है, टाइम ही नहीं। बोर्ड कब करवाएगा? बोर्ड का पहले तो जो बोर्ड के एग्जाम है वो करवाएंगे, फिर कॉलेजों के एग्जाम वो करवाएंगे, फिर डिग्रियों के एग्जाम वो करवाएंगे, तो इनका एग्जाम कब करवाएगा? तो उनके पास टाइम ही नहीं है। पहली बात तो ये रहेगी। दूसरी बात, ये कब करवाएगा? ये भी सितंबर से पहले तो ये शुरू होंगे, क्या होंगे, सितंबर तक तो कॉलेज वाले शुरू होंगे, बोर्ड वाले चलो ठीक है जुलाई तक करवा देंगे, लेकिन जो कॉलेजों का एग्जाम हो सितंबर तक शुरू होंगे, उसका कॉलेजों में पता नहीं कितने एग्जाम देखते हो आप। तो जब आपको दिसंबर तक आप बोर्ड को क्या है टाइम मिलेगा, और सितंबर के बाद में दिसंबर तक टाइम मिलेगा, दिसंबर के बाद दिसंबर में करवाते हैं या फिर 22 में करवाते हैं, तो 22 के तब तक ही होगी। अपनी पढ़ाई को जारी रखो, कोई दिक्कत दिसंबर तक होगा तो भी अपना क्या है अपने को टाइम मिल ही रहा है। ऐसा थोड़ी अपने टाइम के अंदर कमी हो रही है, कटौती थोड़ी हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। तो इसको आप मजाक मत समझो, इसको आप एक सीरीज से लेते हो चलो कि अपने कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ये चीज 22 में करवाए, ये चीज दिसंबर 2021 में करवाए, ये काम है सरकार का, ये काम किसका है? बोर्ड का है। अपना काम क्या है? केवल उनके अध्ययन करना। तो आप इस चक्कर में इस
भयभीत में न हुए कि भाई रीट होगी, कब होगी। हाँ होगी, अगर सरकार ने घोषणा की है, अगर आपसे क्या है फॉर्म अप्लाई करवाया है तो इसको परीक्षा तो करवानी ही पड़ेगी, परीक्षा करवा के ज्वाइनिंग भी देनी पड़ेगी, ये भी श्योर है। आप इस प्रकार के किसी भी जो है भयभीत करने वाले ये जो कमेंट्स है, भयभीत करने वाले सोशल मीडिया, इनसे थोड़ा दूर हो जाए ताकि अपनी पढ़ाई से हम नाता न तोड़ सके। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे क्या, आज चर्चा चलेगी अपने भारत की नदियों की, इसकी बात चलेगी भारत की नदियों में। भारत की नदियों हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे भारत की नदियां। भारत की नदियों की हम 3 नदियां साहित्य पढ़ दी है। भारत की नदियों के हमने 3 नदियां पढ़ दी है। पहली गंगा पढ़ दी, दूसरी यमुना पढ़ दी और तीसरी कौन सी पढ़ दी, ब्रह्मपुत्र पढ़ दी। आज जो हम नदी पढ़ेंगे, हिमालय तंत्र से निकलने वाली नदी का नाम क्या है, कौन सी नदी पढ़ेंगे, सिंधु नदी पढ़ेंगे। सर सिंधु नदी से भी ध्यान रखना, सर्वाधिक क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है, क्योंकि जो हिमालय तंत्र से बात करें या प्रायद्वीपीय तंत्र से बात की नदियां तो सारी ही इंपॉर्टेंट है। और नदियों के अंदर क्या रीट वाले विद्यार्थी भी खासकर ध्यान दें कि रीट वाले विद्यार्थियों के सामने नदियों से क्वेश्चन आने की कई बार संभावना रहती है, और हर बार लगभग क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो नदियों से लंबाई चौड़ाई से पूछा जाए, तटों से पूछा जाए, परियोजनाएं पूछा जाए, क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा, श्योर है। तो इनको थोड़ा सा गहराई से देखें और इनको थोड़ा सा मतलब ऐसे नहीं क्या मजाक, थोड़ा सा क्या स्टिक और दिमाग को स्थिर रखेंगे, इसके अध्ययन करें। तो बात करेंगे सबसे पहले सिंधु नदी के रेखा चित्र की बात करेंगे कि गुरुजी सिंधु नदी है वो कहां से किस प्रकार से निकलती है। तो इसका पहले मैं थोड़ा सा क्या बनाता हूं, रेखा चित्र बनाता हूं किस प्रकार से, देखो बस इतना छोड़ दो इसे, ठीक है। इसे लेकर चलोगे, इसे यहां तक कर दो बस, क्योंकि अपना इतनी ही दूर में पढ़नी, सिंधु नदी यहीं से निकलेगी, बाकी बात से अपने को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें क्या पढ़ना है, सिंधु नदी पढ़ना है। तो सबसे पहले पता करते हैं कि सिंधु नदी का रेखा चित्र, सिंधु नदी कहां कहां से निकलती है, किस प्रकार से। तो यहां पर एक पर्वत है इस प्रकार से, इसकी मैं पहले चर्चा कर चुका हूं, क्योंकि इस पर्वत से हम मुख्यतः 3 नदियां निकालेंगे, वैसे छोटी मोटी तो और निकलती है, लेकिन मुख्यतः 3 नदियों की चर्चा हम करेंगे इस पर्वत से। गुरुजी कौन कौन सी, एक की हम चर्चा कर चुके हैं, 2 की चर्चा इस नदी तंत्र के अंदर हम कर लेंगे। कौन सी नदी निकलती है गुरुजी इस तंत्र से, इस नदी तंत्र से एक तो निकल चुकी है पहले से, दूसरी आज निकलेगी। ये देखो इस प्रकार से, ऐसे देखो, देखो ये देखो, ये जो आपको रेखा चित्र दिखाई दे रहा है, ये रेखा चित्र किसका है, ये रेखा चित्र है आपकी नदी तंत्र, जिसका नाम क्या है, क्या नाम है इस नदी का, इस नदी का नाम है सिंधु नदी तंत्र। देखो ये देखो, ये नदी कहां से निकलते, कौन से देश से निकलते, इसका मतलब आपको रेखा चित्र के माध्यम से कुछ तो ऐसा अनुमान लग गया होगा कि ये कहां से निकलते, किस देश से निकलती है, और अपने भारत के कौन से भाग से होते हुए आगे कौन से देश में प्रवेश करती है। ये तो आपको लगभग इस रेखा चित्र के माध्यम से पता लग रहा होगा। यहां पर एक श्रेणी है, एक यहां पर है और एक यहां पर है, 2 श्रेणी है, एक का नाम है जास्कर और एक का नाम क्या है, लद्दाख श्रेणी, 2 श्रेणियों के मध्य से। गुरुजी सबसे पहले बात करते हैं कि इस नदी का क्या उद्गम, क्या बात करते हैं, उद्गम, कि सिंधु नदी तंत्र कहां से निकलती है, इसका उद्गम, इसका प्रारंभ कहां से होता है, इसका जन्म कहां से होता है। तो बात करते हैं वही बात, देश की बात की जाए तो वर्तमान के अंदर बात रहती है चीन, प्राचीन के अंदर इस देश को क्या कहा जाता था, तिब्बत। तो आप यहां पर लिख सकते हो चीन, ब्रैकेट में क्या लगा दो, तिब्बत, क्या लगा दो, तिब्बत। देश कौन से, चीन या फिर तिब्बती पठार से भी कह सकते हो, तिब्बत पठार से इसका क्या होता है, उद्गम। बात की जाए क्या कि अगर कौन से, हिमालय की क्या बात किया जाए, हिमालय, हिमालय के कौन से भाग से, तो वही कौन सा हिमालय, ट्रांस हिमालय, कौन सा हिमालय,
ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय में कौन से पर्वत से निकलती है गुरुजी? तो पर्वत का क्या नाम रहता है? पर्वत का नाम है कैलाश पर्वत। कौन सा पर्वत? कैलाश पर्वत से इसका क्या होता है? उद्गम होता है। अगर बात करूं क्या कि यहां पर ग्लेशियर कौन सा है, तो ग्लेशियर की अगर बात की जाए, कहने का अर्थ क्या कि बर्फ का पर्वत ग्लेशियर। अगर मैं ग्लेशियर की बात की जाए, यहां पर कौन से ग्लेशियर से निकलती है, तो ग्लेशियर का नाम क्या है? बोखरचू ग्लेशियर। चीन के अंदर कैलाश पर्वत का ग्लेशियर, इसका नाम क्या है? बोखरचू ग्लेशियर। क्यों? कैलाश पर्वत से कौन सी नदी निकाला था हमने? ब्रह्मपुत्र को निकाला था। और कैलाश से हम कौन सी किस नदी को निकाल रहे हैं? सिंधु नदी को निकाल रहे हैं। यहां पर इस बोखरचू ग्लेशियर के पास में कहते हैं एक छोटा सा स्थान है। क्या है? स्थान। स्थान का नाम क्या है? स्थान का नाम है सिंह बखान। क्या नाम स्थान का? सिंह बखान, या फिर इसे क्या कह सकते हो? शेरमुख। क्या कह सकते हो? शेरमुख। इस स्थान से कहते हैं कि इस नदी का उद्गम होता है। नदी का नाम है सिंधु नदी का। गुरुजी कौन से देश से? चीन देश, या फिर तिब्बत का पठार, या फिर तिब्बत देश से। कौन से हिमालय से? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के कौन से पर्वत से? हम कहते हैं कैलाश पर्वत से। कैलाश पर्वत में कौन से ग्लेशियर से? बोखरचू ग्लेशियर से। और स्थान का नाम क्या है? सिंह बखान या फिर शेरमुख नामक स्थान से इस नदी का क्या होता है? उद्गम होता है। उद्गम के बाद में बात करते हैं क्या इस नदी के क्या गुरुजी विस्तार की चर्चा की जाती है। क्या की जाती है? विस्तार की, कि ये नदी कहां कहां से किस किस देश से होते हुए क्या, या फिर कौन से राज्य से होते हुए क्या अपना जल अरब सागर के अंदर जाकर गिराती है। बात की जाए इसके विस्तार की, तो सबसे पहले विस्तार के अंदर बात करता हूं किसकी? विश्व के स्तर पर। विश्व के स्तर पर यह नदी कौन कौन से देश के अंदर बहती है? सबसे पहला कौन सा आ गया? चीन, या फिर ब्रैकेट में क्या लगाओगे? तिब्बत। तिब्बत के बाद में बात करते हैं देश आता है कौन सा? अपना हिंदुस्तान, जिसे हम क्या कह सकते हो? भारत। और भारत के बाद में कौन से देश में बहती है? देश का नाम क्या है? पाकिस्तान। इन तीन देशों के अंदर सिंधु नदी का क्या रहता है गुरुजी? विस्तार रहता है। कौन सा? तिब्बत, भारत और पाकिस्तान। अगर किलोमीटर के हिसाब से देखा जाए तो ये कितने किलोमीटर इन तीन देशों के अंदर बहती है? ये बहती है 2800 कितने गुरुजी? 80 किलोमीटर इसका क्या रहता है? इन तीनों देशों के अंदर इसका क्या रहता है? विस्तार रहता है। अगर बात की जाए क्या इसके विस्तार की किसके स्तर पर? अगर भारत के स्तर पर अगर इसके विस्तार की बात की जाए तो भारत में केवल और केवल एक ही राज्य बहती, जो वर्तमान के अंदर तो राज्य है नहीं। नाम क्या है? जम्मू कश्मीर। कौन सा है? जम्मू कश्मीर। कहते हैं वर्तमान में जम्मू कश्मीर राज्य तो है नहीं, क्या है? दो के इसके केंद्र शासित प्रदेश बन गए, एक लद्दाख बन गया, एक जम्मू कश्मीर बन गया। तो ये वर्तमान के अंदर क्या है? लद्दाख के अंदर से बहती है। लेकिन राज्य की बात की जाए जम्मू कश्मीर राज्य से इसका क्या रहता है? विस्तार रहता है, जो आपको रेखा चित्र के माध्यम से दिखाई भी दे रहा है। तो विस्तार के बाद में बात करते हैं क्या कि इस नदी के कोई अन्य नाम है क्या? तो देखा जाए नाम की बात करें, इसको केवल एक ही स्थान पर कहा जाता है। कहां गुरुजी? कि उद्गम स्थान पर इस नदी को क्या कहा जाता है? उद्गम स्थान पर इस नदी को कहा जाता है सिंधी, या फिर क्या जाता है? खंबन। क्या कहा जाता है? यहां पर सिंधी या फिर खंबन। सिंधु नदी को उद्गम स्थान पर किस नाम से जाना जाता है? सिंधी या फिर खंबन। मतलब चीन देश के अंदर इस नदी को किस नाम से पुकारा जाता है? सिंधी या फिर खंबन नाम से पुकारा जाता है। बात करते हैं इसके बाद में क्या गुरुजी? देखो इसके बाद की अगर बात की जाए, ये इसका आप स्क्रीनशॉट दो, फिर मैं आगे की ओर बढ़ता हूं। इसके बाद में बात आती है क्या इस नदी की कुछ छोटी मोटी की ये नदी कहां से प्रवेश करती है भारत के अंदर, और कहां से पाकिस्तान के अंदर प्रवेश करती है, इसकी चर्चा उसके बाद हम आगे की बातें करेंगे, वो आगे की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि भारत के अंदर ये प्रवेश करती है कौन से पर्वत श्रृंखला से? तो ऊपर की एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम क्या है? इसका नाम है लद्दाख। और नीचे एक पर्वत श्रृंखला है उसका नाम क्या है? जास्कर। ये नीचे वाली पर्वत श्रृंखला, ऊपर वाली कौन सी है? लद्दाख और जास्कर। लद्दाख और जास्कर के मध्य यहां पर एक छोटा सा स्थान है। स्थान का नाम क्या है? दमनचोक। स्थान का नाम क्या है? दमनचोक। इस
दमनचोक नामक स्थान से कहते हैं कि सिंधु नदी क्या है, भारत के अंदर प्रवेश करती है। कौन से स्थान पर? अगर पर्वतमाला की बात की जाए लद्दाख, और दूसरी कौन सी होगी, जास्कर। जास्कर के पास में स्थान कौन सा है, दमनचोक। दमनचोक के पास में ये किससे प्रवेश करती है, हम कहते हैं भारत के अंदर प्रवेश करती है। लेकिन अगर बात की जाए क्या पाकिस्तान के अंदर क्या कहां किस स्थान से प्रवेश करती है, तो पाकिस्तान के अंदर यहाँ पर एक छोटा सा स्थान रहता है जिसका नाम है चिल्लर। क्या है, चिल्लर। स्थान का नाम क्या है यहाँ पर, चिल्लर। यहाँ पर छोटा सा स्थान है चिल्लर। इस चिल्लर नामक स्थान से कहते हैं ये नदी किस में प्रवेश करती है, पाकिस्तान में प्रवेश करती है। पाकिस्तान में प्रवेश करती है, उस स्थान का नाम है दर्दिस्तान। क्या नाम है, दर्दिस्तान प्रदेश। कहते हैं चिल्लर नामक स्थान से पाकिस्तान में सर्वप्रथम कौन से प्रदेश में प्रवेश करती है, तो प्रदेश का नाम क्या रहता है, दर्दिस्तान प्रदेश, जो चिल्लर नामक स्थान से पाकिस्तान में प्रवेश करती है। लेकिन कहां, इसी स्थान पर, कहां, इस पाकिस्तान प्रवेश करने से पहले यहां पर सिंधु की एक सहायक नदी आकर मिलती है। नदी का नाम क्या है, गिलगिट। क्या नाम नदी का, गिलगिट। ये गिलगिट नदी कहते हैं जैसे किसके साथ, सिंधु के साथ मिलती है। तो सिंधु के साथ मिलने के बाद में ये नदी क्या करती है, ऊंचाई से गिरती है। गिरने के बाद में सर्वाधिक यहाँ पर कहते हैं गहरा खड्डा बन जाता है। क्या बन जाता है, गहरा खड्डा बन जाता है। और ये गहरा खड्डा क्या कहलाता है, गहरा खड्डा कहलाता है गारज। एक तो गारज हमने कौन सी, शरावती नदी के बाद पढ़ा था, कौन से, जिसको हम क्या कहते हैं, जोग, जो अपने कर्नाटक और केरल, जो अपने पश्चिमी घाट पर्वतमाला के पढ़ा था, जो अपने भारत के भौतिक प्रदेशों में चर्चा थोड़ी सी कर चुके हैं, बाकी नदियों के उसकी बाद में करेंगे। लेकिन यहाँ पर गिलगिट नदी कहते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर सिंधु के साथ मिलती है। यहाँ पर एक फिर और एक गार्ज का निर्माण होता है जो विश्व का सबसे गहरा गार्ज बनता है। वो तो ऊंचा गार्ज है, विश्व का सबसे गहरा गार्ज कौन सा गुर्जी, जिसे आप कह सकते हो सिंधु गार्ज। स्थान का नाम क्या, भुज। कौन सा स्थान, भुज नामक स्थान पर गिलगिट और गुर्जी कौन सी, सिंधु नदी के मिलने की वजह से एक गार्ज बनता है जिसे आप क्या कहते हो, सिंधु या फिर गिलगिट गार्ज के नाम से भी जाना जाता है। तो विश्व का क्या रहता है, सबसे गहरा गार्ज के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में बात करते हैं इस नदी की कुछ सहायक नदियों की चर्चा करते हैं। देखो ये साफ कर देता हूं पहले। अगर बात की जाए क्या कि इसकी सहायक नदियों की अगर चर्चा की जाए तो कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां रहती है, देखो, और कहां कहां से वो निकलती है। सबसे पहले अगर बात करूं क्या कि सबसे पहले अगर बात करूं हिमालय से निकलने वाले इसकी सहायक, हिमालय से निकलकर इसके साथ मिलने वाली अगर सहायक नदियों की बात की जाए तो हिमालय से निकलने वाली सहायक नदियां देखो कौन कौन सी है। हिमालय से निकलने वाली अगर सहायक नदियों की बात की जाए तो पहली नदी रहती है जिसका नाम क्या है, श्योक। कौन सी, हिमालय से निकलने वाली और सिंधु की पहली सहायक नदी का नाम क्या है, श्योक। श्योक के बाद दूसरी आपको पता है, बता दिया, गिलगिट। कौन सी, गिलगिट, और गिलगित भी इसे कहते हैं। गिलगिट के बाद में बात करें एक नदी आती है, नदी का नाम क्या है, जास्कर। कौन सी, पहले आएगी शोक, दूसरी आएगी गिलगिट, तीसरी आएगी जास्कर, चौथी नदी का नाम आता है, नदी का नाम है हुज्जा। क्या नाम है, हुज्जा। शोक, गिलगिट, जास्कर, हुज्जा, एक का नाम है नुब्रा नदी। कौन सी, नुब्रा। नुब्रा भी कहां से आती है, हिमालय से आती है। नुब्रा के बाद में बात की जाए सिंगार, और सिंगार के बाद लास्ट बात करते हैं उसका नाम है गास्टी। ये कुछ छोटी छोटी नदियां हैं जो गुर्जी कहां से, हिमालय से आती है। लेकिन इसके बाद में अगर नदियों की बात की जाए हिमालय से आने वाली तो एक का नाम रहता है क्या, झेलम। झेलम के बाद में बात करते हैं तो कौन सी, चिनाब। चिनाब के बाद में अगर बात करूं नदी आती है कौन सी, रावी। रावी के बाद में अगर बात करूं तो अगली कौन सी आती है, व्यास। और व्यास के बाद में लास्ट नदी की बात करूं तो कौन सी आती है, सतलज। ये सारी की सारी नदियां कहां से, हिमालय से उद्गम होकर गुर्जी कहां, इस सिंधु के साथ क्या बनती है, सहायक बनती है। इनके अंदर हम केवल और केवल चर्चा करेंगे, वो किसकी करेंगे, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज की चर्चा करेंगे। ये जो छोटी नदियां है इनकी कोई चर्चा नहीं। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं ऐसा कि इनमें से सिंधु की सहायक नदी है, तो ये सारी की सारी क्या सिंधु की सहायक नदी है। लेकिन ये निकलकर कहां से आती है, हिमालय से निकलकर आती है।
जो हम कह सकते हैं कि इस सिंधु के कौन से भाग से, पूर्वी भाग से आकर मिलती है। लेकिन अगर हम बात करें सिंधु के पश्चिमी भाग से पाकिस्तान के अंदर से निकलने वाली नदियों की बात की जाए, पाकिस्तान में एक पर्वत है, पर्वत का नाम है सुलेमान। कौन सा पर्वत है? सुलेमान। आप यहां पर ऐसे कह सकते हो, पश्चिमी भाग, पश्चिमी भाग, या फिर कह सकते हो पाकिस्तान, या फिर क्या कह सकते हो, सुलेमान पर्वत, सुलेमान पर्वत। इस स्थान से आकर सिंधु के साथ मिलने वाली कौन कौन सी नदियां हैं? तो एक नदी का नाम है खुर्रम। क्या नाम नदी का नाम है? खुर्रम। एक नदी का नाम है तोची। क्या नाम है? तोची। अब इसे पाकिस्तान में नाम है तोची, खुर्रम, गोमल, ऐसे नाम है सारे। गोमल। एक लास्ट नदी है, नदी का नाम है कंदर। बाकी तो और है छोटी मोटी, लेकिन मुख्यतः ये नदी है। ये नदियां कहां से आती है? सुलेमान पर्वत से, या फिर पश्चिमी भाग से, या फिर पाकिस्तान से, इस दिशा से आकर क्या सिंधु के साथ मिलती है। केवल एक नदी ऐसी है जो कहां से गुजरी? अफगानिस्तान से। कहां? अफगानिस्तान से आकर किसके साथ मिलती है? सिंधु के साथ, या फिर कह सकते हैं उत्तर से आकर मिलती है यहां से। इस प्रकार से नदी का नाम क्या? नदी का नाम है काबुल। कौन सी? काबुल अफगानिस्तान की क्या राजधानी है? तो कहने का अफगानिस्तान से आकर सिंधु के साथ मिलने वाली एकमात्र सहायक नदी है। नदी का नाम है क्या है गुरुजी? काबुल। इसके बाद में आगे की बढ़ते हैं कि इसकी कौन कौन सी नदियां, जो अपने सिंधु झेलम चिनाब की बातें की थी, वो कौन कौन सी नदियां किस किस प्रकार से आकर इसके साथ मिलती है, देखो। सबसे पहली यहां पर पहाड़ी है, पहाड़ी का नाम है नाग। बाकी चर्चा इसकी मैं कल करूंगा। नाग पहाड़ी से इस प्रकार से एक नदी निकलती है ऐसे, और यहां पर छोड़ दो इसको। इसके बाद में एक नदी फिर कहां से? इस प्रकार से पीछे से दो धाराओं में आती है ऐसे, दो धाराओं में आकर बीच बाद में आगे एक बन जाती है, और बनते हुए इस प्रकार से आकर सिंधु के साथ मिल जाती है। और इसके बाद में अगर बात की जाए तो एक फिर नदी है जो कहां से? इसी के पास से, यहां से एक नदी आती है, जैसे आती है तो अपने चीन से, और चीन से आते हुए इस प्रकार से आकर इसके साथ मिल जाती है। ऊपर वाली जो दिखाई दे रही है आपकी, वो भी क्या है? इसके साथ आकर मिल जाती है ऐसे। नीचे से फिर एक नदी आती है गुरुजी, नदी का नाम क्या है? यहां से, इसी पर्वत से, और ये नदी इस प्रकार से होते हुए ऐसे, और इसके पास जब ये कहा सिंधु के पास मिलती है, उस स्थान पर आकर क्या है? इस नदी के साथ मिल जाती है। फिर एक छोटी सी नदी कहां से? यहां से। फिर एक छोटी सी नदी यहां से आती है और आकर क्या है? इसके साथ मिल जाती है। ये कुछ नदियां हैं, इन नदियों की हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात को तो ऊपरी पर जो आपको नदी दिखाई दे रही है, इस नदी का नाम क्या है? झेलम नदी। कौन सी नदी है? झेलम। झेलम के नीचे की नदी की बात करूं, नदी कौन सी है? चिनाब। चिनाब के नीचे जो ये नदी दिखाई दे रही है, इसका नाम है रावी। ये जो छोटी सी इसके साथ मिलाई थी, इस नदी का नाम क्या है? व्यास। और लास्ट वाली नदी है, नदी का नाम क्या है? सतलज। नदी का नाम क्या है? सतलज। ये कौन सी? कितनी नदियां होगी? 5 नदियां आकर क्या है? पाकिस्तान का एक स्थान है, स्थान का नाम मिठनकोट। क्या नाम है? मिठनकोट। इस मिठनकोट नामक स्थान पर कहते हैं कि गुरुजी कौन सी नदियां आकर मिलती है? हम कहते हैं पंच नदियां। कौन सी? पंच नदियां आकर, पंच नद या पंच नदियां क्या है? मिठनकोट के पास क्या है? अपने सिंधु नदी के साथ आकर मिलती है। सिंधु के अंदर अपना सीधा जल गिराने वाली नदी कौन सी है? चिनाब। लेकिन सबसे लंबी नदी की बात करूं, लंबी नदी कौन सी है? सतलज नदी है, जो सिंधु के समांतर सी बहती है। जहां से सिंधु निकलती है, वहीं से क्या ये निकलती है, और निकल कर क्या मिठनकोट नामक स्थान पर चिनाब के साथ मिलते हुए अपना जल कहां पर गिराती है? सिंधु के अंदर गिराती है। लेकिन अगर बात करें कि सिंधु की समाप्ति कहां रहती है, तो पाकिस्तान में एक स्थान है, स्थान का नाम है कराची। कौन सा स्थान? इस कराची नामक स्थान पर सिंधु नदी है क्या है? अरब सागर में अपना जल गिरा देती है। तो कहां से हम कह सकते हैं? शेरमुख से कराची तक इसकी जो टोटल लंबाई रहती है, वो कितनी रहती है? 2880 किलोमीटर। इसके बाद आगे की जो बातें बची है, इन सारी सिंधु, झेलम, चिनाब, सतलज, इन नदियों की चर्चा करेंगे, वो करेंगे हम अगली क्लास के लिए, अगली क्लास के अंदर। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद विद्यार्थियों।